नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द वायर हिंदी के FV लाइव पे आप सभी का स्वागत है। हम आज हैं यहाँ जंतर मंतर पे, जहाँ हरियाणा हिसार प्रकरण के 5 साल से प्रदर्शन पर बैठे यहाँ पे लोगों से बातचीत करने। इस देश में जहाँ की राजधानी दिल्ली में जहाँ जंतर मंतर जैसी जगह लोगों को दी गई है, जहाँ पे लोग अपने प्रदर्शन अलग अलग तरीकों से करते हैं, भूखे हड़ताल करते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल तक बैठे रहते हैं, पर कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। उसी तरह से आज से 5 साल से पहले 21 मई 2012 को हिसार हरियाणा के भगाना गांव में 137 दलित आदिवासी वर्ग के परिवारों को बेदखल कर दिया गया था। उन परिवारों को बेदखल किया गया था, उनकी ज़मीन को हड़प के, उनके चमार चौक को हड़प के, और यहाँ तक कि वो जो 20 से 25 साल पुराना एक खेल का मैदान था उसको बर्बाद करते हुए दबंगों ने उन परिवारों को वहाँ से बेदखल किया था, उनके घर के आने जाने के रास्ते बंद किए थे। उसके बाद शुरू होता है एक सिलसिला जहाँ से उन लोगों का संघर्ष शुरू होता है। वो सारे ही लोग पैदल पद यात्रा करते हुए जुलाई 2012 को यहाँ जंतर मंतर आते हैं, और यहाँ जंतर मंतर आके वो लोग जुलाई 2012 से काफ़ी सारे लोग बड़ी संख्या में 43 दिन तक संघर्ष करते हैं, अलग अलग पक्ष के नेताओं से बातचीत करते हैं, और उस बातचीत में कोई भी सुनवाई नहीं होती है, कोई भी नतीजा नहीं निकल के आता है। पर एक भयानक घटना जो 23 मार्च 2014 को 4 दलित वर्ग की 4 लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, और उस रेप और अपहरण के बाद भी हिसार का प्रशासन, हरियाणा का सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है, और जिसके बाद पिछले 5 साल से वो लोग यहाँ जंतर मंतर पे अपनी लड़ाई को लेके शुरू किया है। हमारे साथ सतीश हैं। सतीश, आप बताएंगे जो ये ज़मीन हड़पने का मामला 21 मई से जब ये शुरुआत हुई थी, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत तो सदियों से हुई है, लेकिन जो इसका ज़्यादा जो तेज़ी से इस पर जो काम हुआ है वो जो जाट आरक्षण आंदोलन है 2011 का, उसके बाद से एक साजिश बनाई गई कि ये जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड हैं, जो रिजर्वेशन से जितने ऊपर बढ़ रहे हैं, तो इनको कैसे यहाँ दबाया जाए और जाट राज को कैसे कायम रखा जाए। तो ये एक साजिश थी जिसके तहत से जो पूरी सामलाज ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन, क्योंकि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड जो भगाना के है वो लैंडलेस हैं, भूमिहीन है, और ये जो कॉमन लैंड में जो अपना गोबर कूड़ा डाल के या खेल मैदान बना के जैसे जैसे अपने हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो इसको कैसे गुलाम बनाकर जाटों पे डिपेंड किया जाए, इसके लिए उन्होंने पूरी जो पंचायत की जो 280 एकड़ लैंड है उसको एक पंचायत की सह पे खाप पंचायत बना के पूरा जो खेतों की ज़मीन है उसके हिसाब से डिवाइड करके आपस में बांटने का काम शुरू कर दिया, जिसमें 1 एकड़ के हिसाब से 60 गज है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के पास खेती की ज़मीन नहीं, तो वो इस बंदर बांट में वो ऑटोमेटिक इससे बाहर हो गए और उस पूरी ज़मीन को उन्होंने कब्जा कर लिया। जब हमने इसका विरोध किया और एक खेल मैदान को लेके सरपंच और जो वो खाप पंचायत और से इसके बारे में हमने कहा, भाई ये जो खेल मैदान है, गांव में एक स्टेडियम भी मंजूर हुआ है, आप इसकी मंजूरी यहाँ दे दो, और ठीक है आप ताकतवर हैं, हम इस पोजीशन में नहीं है कि आपके खिलाफ हम लड़ाई लड़े, ताकि ये जो खेल मैदान है यहाँ स्टेडियम बन जाए और पूरे गांव के जो बच्चे हैं, 36 बिरादरी के बच्चे यहीं खेलते हैं, तो ये जगह छोड़ के आप सारी को कब्जा कर लो। लेकिन उन्होंने एक जातिगत जो भेदभाव होता है और इसमें हमारे को बिल्कुल अलग कर दिया था, भाई हम तुम्हारे से पूछ के करेंगे कि या कहाँ स्टेडियम बनाना है, कहाँ हमने खेल मैदान छोड़ना है, वो हम अपनी मर्जी से करेंगे और तुम चुप रहो और अपनी बकवास बंद करो। तब उन्होंने उस पूरे खेल मैदान को तहस नहस करके उसको वहाँ बांट लिया, और हमने जब गांव स्तर पर ये बात नहीं बनी तो जिला प्रशासन को 2/6/11 को पहली कंप्लेंट देकर बार बार वहाँ एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके भी अपना विरोध जताया। लेकिन शासन प्रशासन की भी मंशा यही थी कि जो पंचायत और खाप पंचायत जो सदियों से दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को दबाते आए हैं, इसी तरह इस मामले को भी दबा दिया जाएगा और हमारे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वहाँ जो पंचायत मंत्री था धर्मवीर तालू था, जो जाट जाति से और गांव बगाना के ही जो जाट हैं पंगाल गोत्र के, उन्हीं के गोत्र का था। और जो हमारे सीएम साहब थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी जाट कम्युनिटी से था। और दिल्ली जैसी बड़ी सभाओं में उन्होंने ये साफ साबित कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री बाद में है और जाटों का सिपाही पहले है। तो बिल्कुल यहाँ जब हम अर्धनग्न पैदल चल के यहाँ दिल्ली में आए और माननीय राहुल गांधी जी से मिलने के बाद में हमारे को हुड्डा के पास भेजा गया, तो हुड्डा जी ने साफ ये कह दिया, भाई तुमने कितनी ज़मीन कब्जा की है और बिल्कुल तुम ये अपनी मांगों के लिए नहीं आए हो, तुम तो मेरी कुर्सी को छीनने के लिए आए हो। मेरे मुख्यमंत्री जो ये पद है या मेरे को मुख्यमंत्री पद से हटवाने के लिए तुम ये लड़ाई जारी रखी है। तब साफ हमारे को हो गया था कि हमारे को इस सरकार में कोई न्याय मिलने वाला नहीं है और आगे जो सरकार आएगी हम उससे न्याय की गुहार लगाएंगे। लेकिन इस दूसरी जो सरकार आई है बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर से यहीं हरियाणा भवन में सारे कांडों पे पूरे जो विवरण था उस पर चर्चा की और ये बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे ज्यादती हुई। उन्होंने भी माना भाई हाँ आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन बीजेपी की सरकार पहली बार बनी है, मैं सीएम पहली बार बना हूँ, वहाँ खापों का इतना दबाव है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते और आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तब से हम कंटिन्यू यहाँ बैठे हैं और अपनी मांगों को लेके संघर्षरत हैं। तो जिस देश में कहा जाता है कि जाति व्यवस्था बहुत ख़त्म हो चुकी है बहुत हद तक, वहाँ पे हरियाणा के हिसार भगाना में ये सारे लोग नंगे पैर चल के हरियाणा से यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आए थे और पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं। और उस जाति व्यवस्था के आधार पे जो जाट कम्युनिटी का एक इन लोगों का आरोप है कि जाट कम्युनिटी का एक दबाव रहा है, एक वर्चस्व रहा है। और जहाँ पे ये आर्थिक ज़मीन होना या खेती की ज़मीन होना एक बहुत बड़ा ही कारण रहता है किसी भी कम्युनिटी का, किसी कम्युनिटी पर दबाव रखने का, दबाव बनाने का, किसी भी कम्युनिटी पे उनकी औरतों पे रेप करने का। जिस तरह से ये भगाना पूरी रेप पीड़िताओं का केस है, उस पे हम बात करेंगे। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह बागोरिया। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह हैं। और सर ये बताइए, ये जो पूरा ज़मीन हड़पने का श्यामलता चौक से, चमार चौक से, ये जो पूरा ज़मीन हड़पने का मामला शुरू हुआ था, क्या कारण था उस ज़मीन को हड़पने का और ज़मीन ना होना दलितों के लिए किस हद तक प्रभाव डाला है कि हरियाणा में 23 मार्च को ये जो 4 नाबालिग लड़कियों का रेप हुआ, उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक ये जो सिलसिला चलता रहा मारपीट का, दलितों पे अत्याचार का, और यहाँ तक कि पिछली 4 मई जब आप लोग 5 साल पूरा होने पे प्रदर्शन करने वाले थे, फिर भी एक अटैक हुआ और इसमें एक दलित को मारा गया जो अभी तक भर्ती हैं। आपका क्या कहना है? जो ये पूरा कॉमन लैंड का सामलात भूमि का मामला है और टोटल जमीन का मामला है, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार करने का जो मामला है, ये सारे का सारा का बिंदु एक है कि ये लोग भूमिहीन हैं, शक्तिहीन हैं और राजनीतिहीन हैं। उसका शिकार हम होते रहे हैं। और अब जो ये बघाना कांड हुआ है, ये वहाँ जो प्रदेश का मुखिया लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहा, उसका मेन कारण रहा है। उसने जाटों को इतना ताकतवर बना दिया कि गांव के जितने भी गांव हरियाणा में जाट डोमिनेट, टोटल सामलात भूमि जो सभी के यूज के लिए आती है, उस पर इशारा कर दिया कि ये जो 100 गज के हरियाणा सरकार जो प्लाट दे रही है दलितों को, पिछड़ों को, भूमिहीनों को, उससे पहले आप इस टोटल कॉमन लैंड पर कब्जा कर लें और फिर ये ज़मीन जो है नहीं दी जाएगी। और ये लोग जो है उसी तरह जो सदियों से दलित जो है ब्राह्मणवाद में धसे हुए थे, उनका अत्याचार होता था, उस तरह होता रही। परंतु ये जब घटना हुई तो हम जो है उस गांव में एक ऐसी हैसियत में पहुंच गए थे कि हमने अपना लाभ और हानि का पता चल गया था। और ये 2011 में शुरू हो गया था। तब हमने वहाँ की जो खाप पंचायत थी उसके इस फैसले का विरोध किया और विरोध का जो कारण रहा कि हमारा गांव से बाइकाट हुआ, गांव में हमारे साथ जुर्म ज्यादतियाँ हुई,
उसके बाद हम 21 मई 2012 को जब गांव से पलायन करके न कचहरी में आए, तो कचहरी में आते ही लगातार वहाँ के जिला प्रशासन ने हरियाणा सरकार के सह पर हमारे खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारे पशुओं के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए। उनको जेलों में रखा गया। 8 साल के बच्चे को भी जेल में रखा गया और 72 साल के बूढ़े को भी जेल में रखा गया। हमारे गाय और भैंसों को भी जेल में रखा गया। काफ़ी पशु इस हालात में मर गए और सरकार उल्टा हमारे को वहाँ से हटाने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए दबाव बनाती रही। और आज की जो स्थिति थी उस टाइम की, हमारे जो कुछ साथी 10-12 के लगभग जो साथी थे, वो अपने हक को, अधिकार को और बाबा साहब के संविधान को समझने लग गए थे और अपने वो लड़ाई जो है अपने हक की जारी रखी और वो उधर से हमारे पर अत्याचार करते रहे। ये केवल हरियाणा नहीं, बगाना नहीं, ये पूरे देश की हकीकत है। आज इस देश में आज भी 70 साल के बाद ना तो दलितों के हक सुरक्षित हैं, ना दलित सुरक्षित हैं, ना उनकी महिलाएं सुरक्षित हैं और उसके साथ अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर हर जगह उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, हो रहे हैं। उल्टा ये मोदी सरकार आने के बाद ऐसी हालात हो चुकी है कि हम सोच रहे हैं कि इस देश में आगे जो है हम किस तरह अपनी बात कहेंगे, किस तरह जबरदस्त जो दबाव है आज हम यहाँ आंदोलन जो कर रहे हैं उसका इतना बड़ा प्रेशर है यहाँ उठाने के लिए। हमारा जो सामान था वो उठा लिया है, हमारे को यहाँ से पीटा गया, कई बार लाठी चार्ज हुआ है और गाँव में, हिसार में भी जहाँ हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरी तरह आज जो हम अपनी बात जो कहना चाहते हैं उसके लिए भी डर लग रहा है कि ये सरकार जो है कहीं किसी फतवे जारी जो कर रही है उसमें भयभीत सारा सौदा है और जो लड़ाई जो है वो उभर नहीं रही है। सारे दलित और पिछड़े दबे हुए हैं, डर रहे हैं कि ये सरकार जो इतनी खतरनाक है, तानाशाही है, इसके खिलाफ कुछ बोले तो सजा होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा और बच्चे पालना बड़ी मुश्किल बात है। और जो कमाई जो उनके साधन हैं भूमिहीन होने के कारण ना ही तो सरकार जो है ना हमारे को काम देती है, ना ही हमारे पास अपना काम है। और इस 70 साल की आज़ादी के बाद भी हम जो है ना इतने अंधकार में ले जाए जा रहे हैं, इतने डाइवर्ट हमारे को करा जा रहा है, तो ये बड़ी दुख की बात है और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। परंतु हमारी ताकत जो आज कमज़ोर है, परंतु हम उसके बावजूद भी लड़ेंगे अपने वजूद के लिए, अपने हकों के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये साथी बोल रहे हैं कि ये अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा ये प्रदर्शन यहाँ पे चलता रहेगा और ये लोग नहीं उठने वाले हैं, अपने न्याय को मांग के ही रहेंगे। और हम आपको बता दें कि ये 23 मार्च 2014 की जो ये घटना थी, 4 दलित नाबालिग लड़कियां जिनका अपहरण करा गया, जिनका रेप हुआ, जिसके बाद उनको पंजाब में पाया गया था बेहोशी की हालत में, उन लड़कियों के साथ जिस तरह से उसके बाद ये इतने सारे गांवों के परिवारों को पलायन करना पड़ा था, 95 परिवारों को पलायन करना पड़ा था। उसके बाद 25 अगस्त 2014 को एक जघन्य गोलीकांड होता है। उसके बाद 16 अप्रैल 2015 को भी एक राशन डिपो पे अटैक होता है। फिर जहां 1 साल पूरा होने वाला था पिछले भगाना में जो रेप पीड़ित लड़कियां थी, 4 लड़कियों पे, फिर एक 9वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण होता है और रेप होता है। और जब यहाँ पे 5 साल पूरे होने पे ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले थे, वहाँ पे फिर एक बड़ा अटैक होता है दलितों पे और जिसमें बहुत सारे लोग घायल होते हैं जो अस्पताल में, जिनमें से एक व्यक्ति भर्ती है। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक और यहाँ पे एक सदस्य हैं भगाना कांड संघर्ष समिति की। आपका नाम? सुमन जांगड़ा। सुमन हमारे साथ हैं। सुमन, ये 4 दलित नाबालिग लड़कियों का रेप हुआ था, जिनका अपहरण भी हुआ था, उसमें सरपंच वगैरह काफ़ी सारे लोगों का नाम पहचान में आया था। क्या कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट आया है उस चीज़ पे, क्या न्याय हुआ है? 3 साल 3 महीने हो गए हैं उस केस को, क्या बात हुई है? उसकी जी अभी तक एक बार FIR हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी उसमें, और उसके बाद में फिर उन लोगों को
जमानत मिल चुकी थी और धीरे धीरे वो परिवार भी उसी गांव में फिर शामिल हो चुके हैं। तो हम लोग ये है कि हम चाहते थे कि भाई कार्रवाई हो इसमें, जो हम तरीके से चाहते थे वो कार्रवाई नहीं हुई, हमारे साथ में वो न्याय नहीं मिला हम लोगों को। तो अब उसका पूरा परिवार शामिल था, उसके अंदर भतीजा भी था, खुद सरपंच भी था, इन्वॉल्व था उसके अंदर। और जो वो परिवार था उसी सरपंच के यहाँ खेतों में काम कर, क्यों वहाँ खेती वगैरह का साधन ऐसा तो है नहीं हमारे पास में, तो उन्हीं लोगों के यहाँ हम लोग काम करते थे। तो उन्हीं ने ये कहा था कि भाई बेटियाँ वहाँ बठिंडा हैं और तुम चिंता मत करो आ जाएंगी। और उन्हीं लोगों ने ये कहा था कि भाई हमारी गाड़ी में जाएंगे और हमारे साथ चलोगे, खाली पेरेंट्स उन बेटियों के जाएंगे, बाकी 5 आदमी कोई नहीं जाएगा। तो एक गाड़ी में तो सरपंच और बेटियां और एक गाड़ी में जो वो परिवार था पीड़ित परिवार, तो वहाँ से रास्ते में लाके ना वो लड़कियां फिर वो धमकाई गई, पीटी गई हैं, भाई तुम मुँह नहीं खोलोगे। तो उन बेटियों के साथ में बहुत मतलब वो हुआ था उस टाइम भी। हम लोग समझ नहीं ये नहीं कर पाते कि भाई हमें न्याय कैसे मिल पाएगा। तो सुमन बता रही हैं 3 साल 3 महीने में किस तरह से राजनीतिक दमन, राजनीतिक प्रेशर बनाया गया उन लड़कियों पे कि वो अपना मुंह तक ना खोले, न्याय की मांग तक ना करें। और ये जो पूरा बयान लेने की प्रक्रिया हुई थी जब वो लड़कियां वापस आई थी, तो वो उस दौरान भी उन लड़कियों का जो भी बयान आया था उसमें था कि उनको बहुत डराया गया है। उन्होंने गांव के सरपंच और बहुत सारे लोगों की पहचान भी की थी जिनको जमानत पर छोड़ दिया गया है। हमारे साथ ही एक और व्यक्ति हैं यहाँ भगाना कांड संघर्ष समिति से। सर आपका नाम? रामफल जांगड़ा। तो फिर से? रामफल जांगड़ा। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये जो दलितों के आर्थिक स्रोत पे, जो इकोनॉमिक सोर्स होता है जहाँ से उनकी आर्थिक पैसा चलता है, उस पे ये जो हमला करना, उनकी ज़मीन पे हमला करना, उनकी महिलाओं का रेप करना, ये हरियाणा में किस तरीके का जाट लोगों का वर्चस्व है जिसके बाद ये पिछले 5 साल से कांड होते जा रहे हैं, अत्याचार होते जा रहे हैं, हिंसाएं होती जा रही हैं? क्या लगता है? ये बहुत पहले से एक पॉलिसी इन लोगों ने तैयार की हुई है कि जब तक दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग, वर्ग के जो लोग हैं, अगर वो अपने आप को जैसे पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक मानसिकता है, जाट समुदाय की एक मानसिकता है कि ये लोग मानसिक रूप से मजबूत ना होकर के अपने हक ना मांग बैठे। मैं जैसे हमारे साथियों ने बताया कि कॉमन लैंड का मामला है, तो सारा जो केंद्र बिंदु है वो वहीं आकर रुकता है। लेकिन फिर भी हम किसी भी सिचुएशन में उनके गांव में, उनके घरों में, उनके खेतों में रह करके पले बड़े हुए हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को वहाँ से उनसे कुछ सीख करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। अब वो बच्चे जैसे पुश कर रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई खेल के अंदर जा रहा है या कोई फौज के अंदर भर्ती हो रहा है या किसी और अन्य सरकारी संस्थानों में जा रहा है, लेकिन वो पढ़ रहे हैं। ये जो आज सबसे बड़ी जो खूबी है वो जाट समुदाय के, चाहे छोटा जमींदार हो, चाहे वो कोई बाहुबली हो हरियाणा का, चाहे कोई सरकार हो, सत्ता के अंदर कोई बैठा हो, उनको ये बात बहुत खल रही है कि ये दलित समाज के, ये दलित वर्ग के लोग आज जो पूछ करके आ रहे हैं, ये आने वाले टाइम में हमारे को नुकसान पहुंचाएंगे। और ये सत्य है। अगर वो जितना हमारे को दबाना चाह रहे हैं, हमने 5 साल के अंदर प्रैक्टिकल ये चीज देखने में आई है। हम भी नहीं पता था, हम भी नमस्ते करते थे। एक वाक्य है सन 1995 का, मेरे सामने खुद ने एक ने ये कहा कि आप वोट दीजिए। हमने कहा वोट हम नहीं देंगे, लेकिन उनका एक प्रेशर था। मैं बहुत उस टाइम समझने लग गया था। प्रेशर था कि आप वोट नहीं दोगे तो समझ लेना। वो क्या क्वेश्चन था, आज भी दिमाग के अंदर मेरे जहन में बैठा हुआ है कि नहीं दोगे तो सोच लेना। इस्तेफाक हमने तुरंत 5 मिनट के बाद में हमने उसी के सामने अपने आप को सरेंडर करना पिया और कहा कि हम वोट तो आपको देंगे, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। वोट हमने दिया, वो चुनाव हारे और उसका
वही हुआ। हमारी गलियों में निकलना बंद कर दिया, हमारी दुकानों में निकलना बंद कर दिया। तब हमने उसी चौधरी से बात की कि हमने कहा था हम वोट देंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। उन लोगों की मानसिकता इस टाइप की बनी हुई है कि इनका शोषण करना। उन्होंने अपने बच्चों के अंदर भी एक ऐसी मैगजीनों के माध्यम से या अपने सभाओं के माध्यम से एक ऐसा बयान जारी करते हैं, एक बनो अनेक बनो, बनो तुम बलवान, और जो कड़वा देखे, जो साला कड़वा देखे ले लो उसकी जान। हम अपने बच्चों में ऐसी परवरिश, ऐसे कीटाणु नहीं डालते हैं, इसलिए हम जो आज उनके शोषण का शिकार हैं। उनकी एक मानसिकता है, अपने बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं और उसका हम सदियों से, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, सबके सब हम भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम उनका शिकार बनते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि ये जो दलित समाज से हरियाणा में हो या पूरे देश में लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये बात बहुत खटक रही है। तो चाहे हरियाणा हो या हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ हो, ये दलित लोग के छात्र छात्राओं पे और ये जो जिस तरह की मानसिकता है, ये जिस तरह का ब्राह्मणवाद है कि ये एक अटैक होना और इस तरीके का माहौल तैयार करना और उस बात को पचा ना पाना कि दलित वर्ग से आए छात्र छात्राएं पढ़ कैसे रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात इनकी बात से निकल के आई। सर, आपका नाम? मैं जगदीश काजला, पीड़ित भगाना। ये जगदीश काला जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो भगाना का पूरा 21 मई 2012 से आपका संघर्ष चल रहा है, उसके बाद एक बड़ी घटना होती है 23 मार्च को, जो 4 दलित लड़कियों का रेप केस होता है, उनको अपहरण किया जाता है। उसके बाद यहाँ दिल्ली में आप लोग 5 साल से बैठे हुए हैं, क्या लगता है, आप लोग ये महिला आयोग के पास भी गए थे, क्या प्रक्रियाएं आई थी सरकार की तरफ से, महिला आयोग की तरफ से, क्या प्रक्रिया आई? महिला आयोग ने तो ये कह दिया था कि हमारा मामला ही नहीं बनता, ये मतलब हमारा आयोग से संबंधित नहीं हो, तुम दलित हो, तुम SC/ST कमीशन में जाओ। जब SC/ST कमीशन में भी जाने के बावजूद भी हम लगातार मतलब 5 साल से उनके यहाँ हर तारीख पे जा रहे हैं, लेकिन आज तक सिर्फ आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, पीड़ितों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं वो। मतलब इतना किराया भाड़ा लगवाते हैं, इतना तंग करते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, बार बार मतलब तारीख पर तारीख देते रहते हैं। अब तो है ना, कई दिन से तारीख भी नहीं दे रहे वो। मतलब उनका रवैया ऐसा है कि वो जैसे कि ये टूट के अपने आप चले जाए, इनको लंबा और खींच दो और ये अपने आप चले जाएंगे, न न्याय मांगेंगे, ना कोई आगे भी ऐसी घटना होगी तो वो भी लोग नहीं आएंगे। मतलब इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। अब नया SC/ST जो कमीशन का अध्यक्ष आया है कठेरिया जी, उससे तो हम नहीं मिले हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी मतलब 5 साल के अंदर जो पन्नालाल पुनिया थे, लगातार 2 टर्म रहे हैं वो, और मेंबर थे उसके ईश्वर सिंह थे, और भी कई जो मेंबर थे, सभी से मिले, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं, कार्रवाई आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ये SC कमीशन का क्या प्रतिक्रिया रही? SC कमीशन केवल इस देश में दलितों के मामले को डिले करना और सरकार के इशारे पर उस आंदोलन को, उस आवाज़ को दबाना है केवल। और जो आज इस देश में महिलाओं की जो हालात है, दलितों के खास करके, वो हर गांव में ऐसी है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उन महिलाओं का सरेआम जो है ना खेतों में शोषण होता है। और यहाँ के जो दबंग जातियाँ जो ज़मीन वाली है, उनका ऐसा खौफ है जैसे भारत के कश्मीर में वहाँ की सेना का खौफ है महिलाओं पर, ऐसा खौफ दलितों की महिलाओं पर है यहाँ के लोगों का। और जो बात यहाँ जो आयोगों की रही है, ये आयोग केवल दलितों को डेमोराइज करने के हैं, इनको बहकाने के हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, ये किसी को न्याय नहीं दिला सकते। सरेआम वो कहते हैं कि हम जो अपनी बात रख सकते हैं, प्रशासन को कन्वे कर सकते हैं, हम कुछ काम नहीं कर सकते। और जो यहाँ रिजर्वेशन के जो लोग हैं, दलित रिजर्वेशन के जो लोग हैं, सबसे बुरी हालात उन लोगों की है, चाहे वो इस देश का राष्ट्रपति बन जाए, चाहे वो इस देश का गृह मंत्री हो, चाहे वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या कोई DM हो, सब वो लोग डम्मी हैं। वो लोग दलितों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो केवल अपने SC में बैठ करके अपना
धन भोगते हैं, शोषण करते हैं और उनकी गुलामी करते हैं। बाबा साहब के नाम का जो उपयोग करते हैं और रिजर्वेशन दलितों के नाम की ले लेते हैं, परंतु उसके बाद वो एसी कमरों में बैठ करके अपने आकाओं की जी हजूरी करते हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं। सबसे बुरी बात यह है दलितों के लिए, ये बहुत बुरी बात है और उसके खिलाफ भी हमें लड़ना होगा। तो ये जहाँ ये बैनर पे ये जो आखिरी बात थी कि बाबा साहब की स्वर्ण जयंती वर्ष का ढोंग करने वाली सरकार जवाब दो, क्या आपको लगता है ये दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है देश में? और ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ये जो पूरा स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या राय है? इसमें जो राजनीतिक लोगों के दल्ले हैं, उनकी जबरदस्ती करने वाले लोग हैं, तमाम पदों पर उनका कब्जा हो चुका है और जो दलितों की हालात है उस पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया जाता। ये नकली लोग हैं, दलितों के दुश्मन हैं, दलितों की लड़ाई नहीं लड़ पा रही, बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रही है। और इसमें जो है बाबा साहब की जो विचार हैं वो पूरी तरह से एक बार कमजोर पड़ रहे हैं। किसी रास्ते से उसको मजबूत किया जाएगा और बाबा साहब का मिशन जो है वो महिलाओं, बच्चों और आदमी जवानों में ले जा करके हम उसका मुकाबला करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। तो ये जो हमारे साथ यहाँ पे हिसार हरियाणा भगाना गांव से आए हुए लोग थे जिनकी मांगे हैं पलायन को लेके, उनके पुनर्वास को लेके, जो सारे गांवों को पलायन करना पड़ा था। सर, और आपकी कोई मांगे हैं जो आप यहाँ पे बताना चाहें? सबसे पहले तो यही है, जो सालों से 5 साल से छठी साल शुरू हो गई, जो इसमें सभी कांडों के जो पीड़ित हैं वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बिल्कुल शैक्षणिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आज उनको एक एक दिन भारी पड़ रहा है जीने के लिए। सबसे पहले तो इन्हीं परिवारों को, जो सैकड़ों परिवार हैं अलग अलग कांडों को, उसको सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा के साथ कहीं सुरक्षित जगह पे पुनर्वास करवाया जाए। और जो 5 साल में इस जो पीड़ित परिवारों को आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और इसी के साथ जो आरोपी हैं 2011-12 के, जिसकी वजह से इन लोगों को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, उनके खिलाफ आज तक FIR दर्ज नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके एक न्याय व्यवस्था है, एक कानून व्यवस्था है, एक संविधान जो देश में है, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत की जानी चाहिए। और दूसरा, एक ज़मीन का जो मामला है उसको बड़ी साजिश के तहत और बड़ी तेज़ी के साथ हड़पने का जो काम किया जा रहा है, वो पूरे गांव की जो पंचायत की ज़मीन है उसको खाली करवाया जाए। और इसी के साथ पूरे हरियाणा या पूरे देश की जो ज़मीन है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये जिससे पूरे जो गरीब तबका है, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिल सके। तो ये 21 मई 2012 को जो 137 गाँव को बेदखल कर दिया गया था, उन परिवारों को, 137 परिवार, उसके बाद ये पिछले 5 साल से प्रदर्शन पे बैठे यहाँ जो भगाना गांव के लोग हैं, उनकी बात नहीं है, ये बात पूरे देश की है। ये सिर्फ भगाना का मुद्दा नहीं है, ये गोहाना, फरीदाबाद, जीशा, दिलता, रोहित वेमुला, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं इस देश में जिनमें कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें लोग प्रदर्शन पे बैठे हैं। संघर्ष जारी है, साल, 2 साल, 5 साल, इसी तरह से इसी जंतर मंतर पे और भी देश की कई जगहों पे प्रदर्शन चल रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं है। इस पूरे मुद्दे में जो सबसे एक डरा देने वाली जो पूरी एक हिंसा हुई थी, जो 4 दलित धनक कम्युनिटी की लड़कियों पे जाट कम्युनिटी के लोगों के द्वारा रेप और अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें गांव के सरपंच से लेके और कई जाट कम्युनिटी के लोगों का नाम था जिनको जमानत मिल चुकी है, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब वही 2012 में देश उबल रहा था निर्भया कांड पे, ज्योति सिंह कांड पे, वो स्पिरिट को हम सलाम करते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि देश ने एक लड़की के रेप केस पे पूरा देश सड़कों पे उतर आया था। लेकिन जब ये हरियाणा की घटना हुई थी, गोहाना की घटना हुई थी, उस तरह की प्रतिक्रियाएं हमसे लोगों की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलती। तो क्या गोहाना की वो 4 दलित लड़कियां देश की बेटियां नहीं हैं? इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े होने का। और गोहाना के लोग ये जो 5 साल से प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, इनको की सरकार से अभी भी ये बात है कि अभी भी ये डिमांड है कि कार्रवाई हो, लोगों का पुनर्वास हो जिन गाँवों को पलायन करना पड़ा था। और ये मांगे, ये जो संघर्ष है, ये जो प्रदर्शन है, इनका कहना है कि ये चलता रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं थी सृष्टि, द वायर हिंदी FB लाइव से।